देखिए हम लोग का अनुक्रम श्रेणी जो है कक्षा 11 तक का जो है सिलेबस पूरा हो चुका है। हम अनुक्रम श्रेणी में जो जेईई मेन से संबंधित प्रश्न है, आज हम लोग उस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो है कुछ सूत्र लिखते हैं। देखिए पहला, समांतर श्रेणी क्या होता है उसको मैं उसका व्यापक रूप लिख दे रहा हूं। समांतर श्रेणी ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसे डाट डाट लास्ट में क्या होता है ए प्लस एन माइनस ए डी। बात समझ आया ना। समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध, अगर कोई श्रेणी दिया है हम कैसे जानेंगे कि वो समांतर श्रेणी में होता है। इसका होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T5 माइनस T4 ऐसे बराबर डाट डाट फिर बराबर Tn माइनस 1 माइनस Tn। ठीक, यह किसके बराबर होता है, सार्वंतर के। समझ आया, कक्षा 10 में पढ़े होगे ना। T2 क्या होता है, दूसरा पद, T1 क्या होता है, पहला पद। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, फिर चौथा में से तीसरा घटाएंगे। सभी जगह से बराबर उत्तर होगा। क्या होगा, उसका आंसर बराबर होगा। वो आंसर किसके बराबर आएगा, डी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, डी के। ठीक, तीसरा है समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक, अगर चौथा बोलेगा तो यहाँ 4 लिख देंगे, पांचवा बोलेगा तो यहाँ 5 लिख देंगे। बात समझ आया ना। और चौथा सूत्र है अंत से nवां पद। अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद होगा L माइनस n माइनस 1 डी। ठीक है, जहां L क्या आता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। n होता है पदों की संख्या, d होता है सार्वंतर। इसको नोट कर लीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, इसका दो सूत्र होता है। पहला Sn बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 डी। अगर कोई पूछेगा इसमें a क्या है तो क्या बताओगे, प्रथम पद। a क्या है, प्रथम पद। n क्या है, n पद, nवां पद, माने n पदों तक, पदों की संख्या है n। और a प्रथम पद, d क्या है, सार्वंतर। और इसमें दूसरा सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। क्या होता है, हाँ, जहां L बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। बात समझ आया। हाँ, छठा प्रश्न है, देखो ध्यान से। यदि Sn ज्ञात हो तब Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। n पदों का योग में से n माइनस 1 पदों का योग घटा देंगे तो हमारा nवां पद आ जाएगा ना। सातवां सूत्र है, यदि पीवा पद, टीपी को हम क्या बोलेंगे, पीवा पद। टीपी बराबर क्यू और टीक्यू बराबर पी, माने पीवा पद कितना है, क्यू है, कितना है, और क्यूवा पद कितना है, पी है। तब अगर एक प्रश्न में इतना दिया है तब टी पी प्लस क्यूवा पद कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। इसको हम जो है प्रूफ कराए हैं ना। देखो, क्यूवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तब टी पी क्यूवा पद कितना होगा, 0। इसका मतलब ऐसे समझो, जैसे कि पांचवा पद कितना है, 10, 1/10 ना। पांचवा पद कितना है, 1/10। और 10वां पद कितना है, 1/5।
अगर 10 25 55वां पद पूछेगा तो इसका शॉर्टकट उत्तर कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। ये दोनों दिया रहेगा तो इसका डायरेक्ट उत्तर 0 होगा। ठीक। देखिए, अगर p पदों का योगफल q पदों के योगफल के बराबर है, प्रथम p पदों के योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, यदि कि मतलब एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब क्या होगा? यस p प्लस q बराबर 0 होगा। कितना होगा? फिर से समझ लो, प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो p प्लस q पदों का योगफल क्या होगा? 0। कितना होगा? हाँ, इसको भी हम प्रूफ कराए हैं ना 10वां। इसका मतलब क्या होता है? p पदों का योगफल q और q पदों का योगफल p, तब p प्लस q पदों का योगफल कितना होगा? माइनस कोष्टक में p प्लस q। इसको भी नोट कर लो। देखिए ध्यान से, दो संख्याओं a और b के बीच एक समांतर माध्य a है, तब a बराबर हमारा सूत्र होगा a प्लस बी बाई 2। इसमें एक और सूत्र लिखते हैं, चलो। अच्छा, बराबर यदि a और b के बीच n समांतर माध्य पद a1 a2 a3 an है, तब पहले d निकाल लीजिए, तब श्रेणी क्या बनेगा हमारा? देखो ध्यान से लिखना बाद में। श्रेणी बनेगा a1 a2 a3 a4 a5 an, फिर लास्ट में b। ठीक है, यहाँ से d हमारा क्या होगा? b माइनस a बटे n प्लस 1 होगा। ये सारा अंतर हो गया। ठीक, a1 का a2 का a3 के सबका मान हम निकाल सकते हैं। ध्यान देखो, a और b के बीच n समांतर माध्य पद, माने दो संख्या है, पहले वाला a है और अंतिम वाला कितना है? b है। बीच में n को समांतर माध्य पद रखना है, उनका नाम क्या है? a1 a2 a3, इसके बीच में रखना है। तो हमें a1 a2 a3 का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले d निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, d क्या होता है बच्ची? सार्व अंतर। ठीक है, उसके बाद a1 क्या हो जाएगा मेरा? ध्यान से देखो, उसके बाद होगा a1 बराबर a प्लस डी। तो d का मान जानते हो, इतना रखना होगा। ठीक है, a2 क्या होगा? a प्लस 2d, d का मान ये सारा यहाँ पर रखा जाएगा। इसी तरह से an कितना हो जाएगा? a प्लस एन डी, d का मान ये पूरा रख देंगे यहाँ पर। ठीक, इसको नोट कर लो। हाँ, अभी जो इतना सूत्र हम लिखाए थे वो समांतर श्रेणी से संबंधित था ना। अब गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित देखो ध्यान से, गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित प्रश्न सूत्र पहले देखो। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? a आर स्क्वायर a आर क्यूब a आर घाते n माइनस 1। तो गुणोत्तर श्रेणी होने का प्रतिबंध क्या है? गुणोत्तर श्रेणी होने का प्रतिबंध क्या होता है? T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2 बराबर T4 बटा T3 बराबर T5 बटा T4 बराबर Tn बटा Tn माइनस 1 बराबर ये R के बराबर होता है ना। R क्या होता है? सार्व अनुपात। क्या होता है? हाँ, सार्व अनुपात। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो नए बच्चे हैं। जैसे देखो 2 हो गया, आगे वाला 4, फिर आगे वाला 4 दूना 8, फिर आगे वाला 16, फिर 32। समांतर श्रेणी में क्या होता था? सभी जगह अंतर समान होता था। इसमें देखो अंतर समान नहीं है। 4 में से 2 निकला 2, 8 में से 4 निकला 4, 16 में से 8 निकला 8।
अंतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। इसकी श्रेणी में है, गुणोत्तर में है, क्योंकि गुणा के रूप में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ऐसे फिर 64 डाटा आगे तक। समझा? इसमें सार्व अनुपात होता है। क्या होता है? हाँ, उसमें क्या होता था? सार्व अंतर। इसमें क्या होता है? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात कैसे निकालेंगे? इसको देखो T1 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हाँ, तो T2 बटा T1 करो। 4 में 2 का भाग 2 कितना आएगा? 2 आएगा ना। इसी तरीके से T3 बटा T2 करो, कितना आएगा? अरे T3 बटा T2 करोगे कितना आएगा? 2। T4 बटा T3 करो 2। T5 बटा T4 करो 2। सभी जगह से क्या आएगा? बराबर आएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अनुपात। ठीक। हाँ, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? ARn-1। ठीक है, इसको Tn बोलते हैं। ARn-1। ठीक। गुणोत्तर श्रेणी के अंत से nवां पद होगा L बटा R-1, जहां L बराबर अंतिम पद। ठीक। 5वां, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, इसमें 2 होता है। पहला ध्यान दीजिए, जब R नॉट इक्वल टू 1, नहीं पहले जब R बराबर 1, R बराबर 1 का मतलब समझते हो? हमारा श्रेणी क्या बनेगा? A R होता था तो A ऐसे सभी जगह A रहेगा। नहीं समझे क्या? फिर से समझो। जैसे गुणोत्तर श्रेणी A R स्क्वायर A R क्यू ऐसे डाटा AR-n होता है। जब R बराबर 1 कर देंगे तो कितना होगा? 1 करेंगे तो ए नहीं होगा। हाँ, जब R का मान 1 होगा तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा? n को तो n नहीं, क्या होगा? n a। गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योग कब? जब R बराबर 1, तो उत्तर का n a, जहां n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद। ये तो कक्षा 10 से चला आ रहा है। ये क्या है? प्रथम पद। इसमें और एक सूत्र है दूसरा, जब R नॉट इक्वल टू 1, जब R 1 न हो, तब n पदों का योग क्या होता है? Sn बराबर 1 कोष्ठक में R-n-1 बटे R-1। ठीक है, बात समझ में आया ना? अब देखो, अगर 1 माइनस R माने इसका एक और सूत्र ऐसे भी हम लिख सकते हैं, A 1 माइनस R-n नीचे 1 माइनस R। ठीक है, यह भी सूत्र सही है, यह भी सही है। ठीक है, इसको कर लो। चलिए, अगला प्रश्न है, ये 5वां था कि 6वां? हाँ, 7वां। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का योग। इसमें भी 2 कंडीशन। पहला, जब R 1 से छोटा होगा, जब R 1 से छोटा होगा तो S बराबर होता है A बटे 1 माइनस R। बहुत अच्छा सूत्र है इसका, ये प्रसिद्ध है। S बराबर A बटे 1 माइनस R। दूसरा, जब R 1 से बड़ा और बराबर, इसका उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। R 1 से छोटा होगा तो मतलब क्या? अच्छा, एक बात और ध्यान लिखेंगे, माड R 1 से छोटा होगा तो S बराबर A बटे 1 माइनस R। और जब माड R जो है, जब R 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा,
यहाँ पर भी मैं मान लगा देता हूँ। तब यन क्या होगा? अनंत। अनंत पदों का योग तब क्या होगा? अनंत। ठीक। अब तुम लोग सोच रहे हो सजी क्या सजा दिए, आर लिखे थे तो बढ़िया था, दोनों तरफ उसको पाई में क्यों बंद कर दिए ना? उसको समझो ध्यान से, हम क्यों बंद कर दिए, मैं इसको आज समझा दे रहा हूं। देखो यह सूत्र कब लगेगा? जब आर का मान 1/3, 1/2, 1/10 इस तरीके का होगा तब लगेगा। -1/3, -1/2 और -4/6 जब इस तरीके का सूत्र रहेगा तो यस बराबर a/1 माइनस आर। ठीक। अब अगर मैं लिख दूं कि 1 से छोटा आर, 1 से छोटा, 1 से छोटा में ऋण 10 भी तो आएगा, ऋण 5 भी तो आएगा, आएगा कि नहीं? जब ऐसा कंडीशन आएगा, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था? आर 1 से छोटा होगा तब हम पहले क्या लिखे थे? ये वाला लिखे थे, बाद में हम इसको सजा दिए। हम इसको क्यों यहाँ लिखे थे, क्यों मिटा दिए? ध्यान से देखो। आर 1 से छोटा में ऋण 5 भी आएगा, ऋण 4 भी आएगा, ऋण 1/2 आएगा, 5/6 भी आएगा, 7/8 भी आएगा, 9/10 भी आएगा, सब आएगा ना, ऋण 10 भी आएगा, आएगा कि नहीं? तो जो हम ये वाला सूत्र लिखा है इनके लिए नहीं है, ये इनके लिए नहीं है। ठीक। तो मतलब कि यह सूत्र कब लगाना है? जब आर का मान, माड आर का मान 1 से छोटा होगा तब। अब देखो यह 1 से माड आर, अगर इसका माड लेंगे तो कितना आएगा बताओ? 10। 1 से बड़ा हो गया कि नहीं? 1 से बड़ा हो गया ना, ये सूत्र नहीं लगेगा। नहीं समझे? फिर से मैं समझा दे रहा हूं, समझो। 10 से 11 में आए हो ना, थोड़ा दिक्कत है। हम ये वाला सूत्र का उपयोग कब करेंगे? जब हम सार्वनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्वनुपात निकालने के बाद उसका मापांक ले लो। क्या ले लो? माड। समझा? और उस माड का मान जो है 1 से छोटा होना चाहिए, तभी हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो मेरा आर बराबर आ गया ऋण 10। कितना है? ऋण 10। समझा? तो इससे चेक नहीं करना, इसका माड लिखे तब चेक करो। या 10। अब ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, तो हमें ये सूत्र नहीं लगाना। ठीक। लिख लो, भी हम समझा देंगे। गुरुत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग माड आर जब 1 से छोटा होगा तब यह सूत्र लगेगा। माड आर 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा तो यह सूत्र लगेगा। ठीक। ए और बी के बीच एक गुणोत्तर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य जी है, तब गुणोत्तर श्रेणी क्या बने बताओ? गुणोत्तर श्रेणी हमारा होगा ए जी बी। होगा कि नहीं? पढ़ो इसको। ए और बी के बीच एक गुणोत्तर माध्य जी है, तब गुणोत्तर श्रेणी हमारा क्या बनेगा? ए जी बी बनेगा ना। समझ में आया नहीं? तो गुणोत्तर श्रेणी होने का क्या प्रतिबंध है? T2/T1 बराबर T3/T2। यही ना? जैसे अगर एक गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या प्रतिबंध है? इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। मान रखिए T2 के स्थान पे क्या रखेंगे बताओ? T2 के स्थान पर रखेंगे G बटा T1 के स्थान पे, T3 के स्थान क्या रखेंगे? G/G। इच्छा गुणा करो, G² बराबर AB, G बराबर √A। एक गुणोत्तर माध्य हो गया। ठीक। कर लो। ए और बी के बीच n गुणोत्तर माध्य पद क्रमशः G1, G2, G3 डाटा Gn है, तब गुणोत्तर श्रेणी हमारा क्या बनेगा? गुणोत्तर श्रेणी बनाना आसान है। ए लिख लेंगे, फिर यहाँ पर G1, फिर यहाँ पर G2, फिर यहाँ पर G3। ए और बी के बीच में है, इन सबको हम बीच में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीच में। ये हो गया। ठीक है। अब देखो क्या करना है।
ये तो गुणोत्तर श्रेणी हो गया। यहाँ से आर का मान निकालते हैं, किसका? आर, सार्वनुपात। इसलिए सार्वनुपात हमारा होगा आर बराबर बी बटा ए घाते 1/n+1। ठीक है, ये सब हम प्रूफ कराए हैं ना। अगर सार्वनुपात निकल गया तब जीवन अगर पूछेगा, जीवन होगा ए आर, आर का मान उठा के रख देंगे यहाँ पर। G2 पूछेगा ए आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आर का मान उठा के रख देंगे। इसी तरह Gn पूछेगा तब क्या होगा? ए आर घाते n। ठीक, इसको कर लो। यदि 11 नंबर ना, 9 नंबर, A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी या समांतर माध्य या समांतर श्रेणी में है, तब समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा? A1 + A2 + A3 + AN बटा n। ठीक है, ये कक्षा 10 में हम सांख्यिकी में पढ़े हैं। या ऐसे कोई संख्या है या तो ऐसे लिख दो A1 A2 A3 AN कोई संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं। अच्छा, एक बात और ऐसे लिख लो फिर से, A1 A2 A3 AN संख्याएं हैं, तो समांतर माध्य क्या होगा? A1 + A2 + A3 + A4 ... AN। ठीक है, अब गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य का निकालना होगा। समांतर माध्य हम लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं, ऐसे जोड़कर जितना होता है भाग दे देते हैं ना। लेकिन गुणोत्तर माध्य में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, करड़ी लगाएंगे। ठीक, जय ठो है, कई ठो है, n ठो है ना, जितना है उतना घात लगाएंगे करड़ी का। देखो, सीखो, एक एक पॉइंट सीखो, धीरे धीरे सीखोगे, सीखते सीखते सारा सीख जाओगे। √ अगर मैं 2 लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ करड़ी घात कितना होता है? 2। कितना होता है? इसका मान होता है 2 घाते 1/2। अगर मैं 2 लिख कर यहाँ पर 3 लिख दूं तो 2 घाते 1/3। इसको A, B तथा C के लिए 9 कोष्टक में 25A² + B² + 25 कोष्टक में C² - 3BC 3AC = 15B कोष्टक में 3A + C है। तो हमें दिखाना है कौन क्या है। तो देखिए, संबंध दिया है। आप देखिए, इस प्रश्न में ये संबंध दिया है। हमें चेक क्या करना है कि ABC गुणोत्तर में, समांतर में, घनात्मक में है, हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखो, ये 225 हो जाएगा A² + 9B² बराबर 25C² नहीं प्लस है, और -25 थे 75 AC बराबर 15 दिया 45 AB + 15 BC। ठीक है, सबको इधर करो तो कितना बनेगा हमारा? 225 A² और प्लस 9B² + 25C² - 75 AC और -45 AB - 15 BC। देखो, पूर्ण वर्ग बन रहा है क्या? किसका किसका कैसे बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 ठो है। चलो हम लोग चेक करते हैं। तो ध्यान देखो, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक, और माइनस देखो 75 है ना, तो 15 × 25 = 75। इसका आ जाएगा 15A × 5C। इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, 15A × 5C, माने इसका इससे 75 को 15A और 5C में तोड़ दिए। 45 को किस में तोड़ेंगे?
15 और 3 बी, 15 तिया 45, तो 15A गुणे 3B और ये बचा 15BC, 15BC किससे तोड़ेंगे, इससे 5C गुणे 3, 5C गुणे 3B, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारा सूत्र क्या बन रहा है, एक सूत्र बन रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB ना, और माइनस BC और माइनस CA बन रहा है कि नहीं। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो माइनस AB 15 तिया 45 वाला कौन है, A है, कहाँ है, A है ना, माइनस AB यह बन गया। फिर माइनस BC 5 तिया 15 वाला बन गया, 15 वाला कौन है, A है, और माइनस CA ये बन गया। अब इसका एक सूत्र होता है, ध्यान से देखो, इसका सूत्र क्या आता है, बता 2 कोष्टक में A माइनस B का वर्ग प्लस B माइनस C का वर्ग और प्लस C माइनस A। जो बच्चा यह सूत्र नहीं जानता होगा उसको नोट कर लेगा अपने दिमाग में, अगर कहीं ऐसे दिखाई पड़ा तुरंत हम लोग आगे बंद करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो बताओ, 1/2 A के स्थान क्या लिखेंगे, बताओ बच्चे, 15A माइनस B के स्थान क्या लिखेंगे, 3B कोष्टक का बंद स्क्वायर प्लस B के स्थान क्या लिखेंगे, 3B माइनस C के स्थान क्या लिखेंगे, 5C स्क्वायर प्लस C के स्थान क्या लिखेंगे, 5C माइनस 15A स्क्वायर बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, सही है ना। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान देना, एक बात ये ध्यान देना है, कभी भी किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋण नहीं हो सकता। पहले हम क्या बोले हैं, कभी भी किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, तो यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक हो गया कि नहीं। पहले देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं A और B वास्तविक संख्याएं हैं तो उनका वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे A और B वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, इसका वर्ग जो है, इसका वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होगा, नॉट नेगेटिव। B स्क्वायर का वर्ग नॉट नेगेटिव। इन दोनों का जोड़ कभी 0 होगा, नहीं समझे क्या। जैसे A बराबर मान लो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, B बराबर मान लो 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब इन दोनों को जोड़िए, 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक नोट ये ध्यान देना है, A B वास्तविक संख्याएं, इसका वर्ग ऋणात्मक नहीं होता। जब ऋणात्मक नहीं होगा तो ये इनको जोड़ने पे 0 कहाँ आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। देखो इसको भी, इसका भी वर्ग करेंगे तो धन आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे धन आएगा, इसका भी वर्ग करेंगे धन आएगा। तो धन 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 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा ना, तो 0 नहीं आएगा। लेकिन हमारा ये दिया है समीकरण, यहाँ 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसके लिए एक नियम होता है, याद करो कैसे होगा 0। हम इसको ऐसे लिखेंगे, बटा 2 15A माइनस 3B का वर्ग प्लस क्या है यहाँ पर 3B माइनस 5C का वर्ग प्लस यहाँ क्या है 5C माइनस 15A का वर्ग बराबर 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। बारी बारी तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर 15A माइनस 3B बराबर 0, 15A बराबर 3B, 5A बराबर B, सही है। 3B माइनस 5C बराबर 0, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3B बराबर 5C, ठीक। तो B बराबर 5/3 हो जाएगा। चलो अभी हम बाद में करते हैं। 5C माइनस 15A बराबर 0, 5C बराबर हो जाएगा 15A, C बराबर कितना हो गया 5A, C बराबर 5A, यहाँ पे B बराबर 5A और यहाँ पर 5 क्या होगा 3, ठीक है। इसको कर लो। अब देखो ध्यान से, अब हम श्रेणी बनाते हैं। कौन सा श्रेणी बन रहा है, पहले A लिखेंगे, फिर B लिखिए, फिर C। A के स्थान पे है और B के स्थान पे 5 है और C के स्थान पे 3 है। इसमें क्या कर दें कि यह समांतर श्रेणी हो जाए।
इसमें मैं क्या करूं, क्रम को किस प्रकार रखूं कि समांतर श्रेणी बने। हाँ, ऐसे रखें, ए रखें, सी रखें, बी। तो देखो ध्यान से, ए के स्थान पे सी की जगह 3 है और बी के स्थान पे 5 है। एक अब समांतर श्रेणी बन गया कि नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए सी बी समांतर श्रेणी में होंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सी बी समांतर श्रेणी में होंगे। इसमें विकल्प दिया है ना, देखो मिलाओ, ए सी बी या बी सी ए सी बी समांतर श्रेणी में होंगे या तो बी सी ए समांतर श्रेणी में होंगे। देखो दिया है।